हेलो फ्रेंड्स, कोटली क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, अपन करंट के जो इश्यूज कर रहे हैं उन पे अपन अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की आप लोगों की जो क्वेरी है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि गणतंत्र दिवस परेड, और आप जानते हैं कि अभी अभी अपन ने अपना 70वां गणतंत्र दिवस मनाया है। किस संगठन के द्वारा प्रस्तुत झांकी को प्रथम पुरस्कार के तौर पे चुना गया है और वो जो उसका पुरस्कार है वो किसने प्रदान किया है? देखिए, सबसे पहले तो 70वां गणतंत्र दिवस है और हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि हम हमारे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे अतिथियों को बुलाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं हम उनकी। और हमारे गणतंत्र क्योंकि अपन एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक एक राज्य की भूमिका निभा रहे हैं, तो हमारा जो लोकतंत्र है वो गणतंत्रात्मक है। गणतंत्र होता क्या है, रिपब्लिक होता क्या है? गणतंत्र एक ऐसी अवधारणा है जिसमें राज्य का जो प्रमुख है, राष्ट्राध्यक्ष जो होता है, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होता है। तो देखिए, 70वां गणतंत्र हमने मनाया और इस गणतंत्र में मुख्य अतिथि जो थे वो थे दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो प्रधानमंत्री हैं रामफोसा सिरिल रामफोसा को मुख्य अतिथि मनाया गया है। अब बात यह है कि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि जो झांकी है उस झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, और यह भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमण। अब पुरस्कृत जो किया गया वो किस संगठन की झांकी थी? ठीक है, तो संगठन की जो झांकी है, संगठन था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारत की जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब इसकी जो एक झांकी थी उस झांकी का नाम था किसान गांधी। किसान गांधी। ध्यान रखिए, दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं। गणतंत्र दिवस परेड 2019 में किस संगठन के द्वारा प्रस्तुत झांकी का नाम है किसान गांधी, को प्रथम पुरस्कार से रक्षा मंत्री, भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पुरस्कृत किया गया। तो संगठन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब निर्मला सीतारमण की बात आई है तो एक और चर्चा का विषय निर्मला सीतारमण के लिए, अगर आपको पता हो तो रक्षा एक्सपो जो प्रदर्शनी लगती है भारतीय क्षेत्र में, जो रक्षा उपकरण होते हैं उनके लिए जो प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, उस रक्षा एक्सपो का संस्करण कहां आयोजित किया गया? ध्यान रखिए, मुख्यतः रक्षा एक्सपो का जो संस्करण है वो आयोजित किया जाता है नई दिल्ली में, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ है कि वो नई दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया है। पहली बार अभी दिवंगत हुए हैं मनोहर पर्रिकर जी, जो पूर्व रक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा जब वो रक्षा मंत्री थे तो वो इस संस्करण को लेके गए थे गोवा, क्योंकि वो गोवा से संबंधित है। दूसरी, निर्मला सीतारमण जी जो कि साउथ चेन्नई से संबंधित हैं, तो इस बार जो रक्षा एक्सपो हुआ था उसका आयोजन किया गया था चेन्नई के अंदर। तो 2 बार ऐसा हुआ है कि रक्षा एक्सपो आयोजित किए गए हैं बाहर, एक गोवा में, दूसरा हाल ही में चेन्नई में। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक विचित्र सी स्थिति है। आपने देखा होगा कि जो आपका मलखंभ है उसको राज्य खेल घोषित किया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, राज्य खेल लगभग सभी के हैं, जैसे राजस्थान का बास्केटबॉल है, भारत का अगर देखा जाए राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है। लेकिन विशेष चीज यह है कि महाराष्ट्र के द्वारा एक तितली को राज्य तितली घोषित किया गया था। जो पश्चिमी घाट है महाराष्ट्र, अपन देखते हैं जो अपना कोस्टल एरिया है, यहां पे ये जो पश्चिमी घाट है, यहां पे जो श्रृंखला पाई जा रही है, पहाड़ी श्रृंखला है जिसे सह्याद्री कहते हैं, यहां एक तितली की प्रजाति पाई जाती है जिसे कहा जाता है ब्लू मॉर्मन। ये तितली है। महाराष्ट्र प्रथम राज्य है जिसके द्वारा ब्लू मॉर्मन नामक तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया गया है। बहुत अच्छी बात है। अब बात यह है कि कौन सा देश है जिसने किसी पेय पदार्थ को अपना राष्ट्रीय पेय घोषित किया है? राष्ट्रीय पेय। देखिए, भारत, अपन जानते हैं कि भारत में चाय जनरल सुबह उठते ही अपने को चाय चाहिए होती है, नहीं तो अपने नींद नहीं उड़ती। तो कम से कम भरा हुआ एक गिलास, कई तो ऐसे हैं जो आधी लीटर 1 लीटर चिपका जाते हैं सुबह सुबह, तब जाके दोनों खुलते हैं। तो यहां पे भी और अपने लिए भी थी कि चाय को राष्ट्रीय पेय घोषित कर देना चाहिए, लेकिन अपने यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कई आजकल दूध भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, कई अपनी अपनी सबके शौक हैं।
अभी हाल ही में राष्ट्रीय पेय किस देश के द्वारा और किसे घोषित किया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय पेय पदार्थ अभी हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा गन्ने के जूस को, गन्ने का जो जूस है उस जूस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपने आप में प्रथम थी, उसके लिए आप थोड़ा सा गौर करके देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड करता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय दिल्ली में है, अभी आपने बात की किसान गांधी, उसकी जो झांकी थी उसको पुरस्कृत किया गया था, ने भारतीय फसल प्रजनन के आधुनिकीकरण, मतलब जेनेटिक टाइप से जो अपन मॉडिफाई करते हैं, जीएम जो फसलें होते हैं, जैसे उसमें बैसिलस थ्रोन्जिसिस, कपास, बीटी बैंगन, बीटी कपास, बीटी टमाटर, ये कई प्रकार के हम अनुसंधान कर रहे थे। लेकिन बीटी बैंगन जो कि भारतीय मूल का पौधा है बैंगन, उसके ऊपर हमने कुछ उसमें जेनेटिक मॉडिफाई रूप से उसको क्राइजीन के माध्यम से हमने उसमें कुछ सुधार किए। ऐसे ही आधुनिक जो मतलब आधुनिकीकरण जो है भारतीय फसल प्रजनन के लिए, तो उसने समझौता किया है, एक सहमति पत्र किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ में। तो वो कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो आधुनिकीकरण में, भारतीय फसलों के आधुनिकीकरण में, प्रजनन में हमें सहयोग प्रदान करेगा? तो आप एक फाउंडेशन का नाम ध्यान रखिए, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, जो भारत के अंदर बहुत अधिक इन्वेस्ट करता है, मुख्यतः गरीब बच्चों की शिक्षा से संबंधित हो सकता है। और अगर आप देखो तो बिल गेट्स मुख्यतः अपनी आधी संपत्ति जनरली दान में देते हैं, कई बार वो उन्होंने 90% संपत्ति भी दान में दी है। तो दान देने की जो परंपरा है अगर आप देखेंगे, अभी हाल ही में भारतीय क्षेत्र में अजीज प्रेम जी, उनके द्वारा भी अपनी संपत्ति को दान में दिया गया। तो यहां पे मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, उसने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता किया है कि वो तकनीक उपलब्ध करवाएगा आपको फसलों के आधुनिक प्रजनन के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्रिकेट, क्योंकि अभी आईपीएल चल रहा है, 12वां संस्करण चल रहा है। पहला संस्करण जो था वो आपको पता है राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, उसके बाद में 3-3 जो संस्करण है चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस जीत चुके हैं। और आईपीएल में आपको पता ही है कि आईपीएल जो अगर देखा जाए तो घरेलू क्रिकेट श्रृंखलाओं के अंदर इस प्रकार के जो इवेंट होते हैं, उन इवेंटों में विदेशी जो खिलाड़ी हैं उनको भी समायोजित करते हुए हमने एक आईपीएल जैसी शुरुआत की। इसके फाउंडर ललित मोदी हैं। देखिए, तो अभी हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज के ऊपर जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के द्वारा गेंदबाजी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? देखिए, गेंदबाजी एक्शन कि आप हाथ घुमा के करते हैं, कहीं आप चक बॉल तो नहीं कर रहे हैं, कहीं पे आप किसी अदर आपने कोई सर्जरी करवा के कोई ऐसा कुछ अपने हाथों में कोई ऐसी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं ला दी कि आप एक साधारण मनुष्य से कहीं ज्यादा उसको स्पिन करवा रहे हैं। तो ऐसी अगर कहीं भी कोई चीज पाई जाती है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इससे पहले भी कई खिलाड़ी हैं उनके ऊपर इस प्रकार की जांच पड़ताल हुई है। जैसे हरभजन जब दूसरा लाए थे तो दूसरे के ऊपर उनकी काफी उनको अपने एक्शन को सुधार करना पड़ा, अपने एक्शन के लिए उन्हें आईसीसी को अपने प्रमाण देने पड़े, बाकायदा उनकी जांच हुई, उसके बाद उसे मान्यता दी गई। क्वेश्चन यह है कि भारतीय गेंदबाज जिसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है, ध्यान रखिएगा, इस क्रिकेट का नाम है अंबाती रायडू। अंबाती रायडू के गेंदबाजी एक्शन के ऊपर जो कुछ समस्याएं पैदा हुई, उसके कारण उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गेंदबाजी करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह मुख्यतः बहुत ही लोअर साइज के अंदर गेंद फेंका करते थे, हाथ बहुत ही फ्लैट आता था, इसलिए इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, स्टील किंग किसे कहा जाता है? लक्ष्मी निवास मित्तल को। बात की जाए स्टील की तो आपको पता है कि आर्सेलर उन्होंने एक स्टील संस्थान खरीदा था, विदेशी कंपनी, लंदन की कंपनी थी, उसे उन्होंने खरीदा। स्टील उत्पादन में जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें अगर आप देखते हैं तो पहले नंबर पे है चीन। बात की जा रही है कि भारत कौन से नंबर पे है, तो भारत जो है, भारत है दूसरे नंबर पे स्टील उत्पादन में, और बहुत ही बेटर क्वालिटी का स्टील भारत के द्वारा वर्तमान में उत्पादित किया जाता है। तो ध्यान रखिए, उत्पादन में, स्टील उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आप, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा बेंगलुरु अपन जानते हैं के द्वारा कलाम सैट V2 तथा माइक्रोसैट R उपग्रहों का सफल परीक्षण किस प्रक्षेपण यान के द्वारा किया गया था? देखिए, कलाम सैट सबसे छोटा है,
मतलब भारत में निर्मित सबसे छोटा उपग्रह है। चेन्नई के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी के द्वारा इसे बनाया गया था। 12 लाख रुपए इसका खर्चा आया था। उसके साथ में ये माइक्रोसैट आर, ये दो उपग्रह जो हैं वो कौन से सैटेलाइट यान के माध्यम से छोड़े गए? तो जनरली आप प्रक्षेपण यानों के नाम सुनते हैं, एसएलवी, जीएसएलवी, और अगर आप देखें तो भारत का अब तक का सबसे सफल जो प्रक्षेपण यान है वो है पीएसएलवी। इसने लगातार 46 जो उड़ानें हैं सफलतापूर्वक निभाई हैं। पूछा यह जा रहा है कि कलाम सैट तथा माइक्रोसैट जो उपग्रह हैं किस सैटेलाइट के किस प्रक्षेपण यान के द्वारा छोड़े गए? तो पीएसएलवी C-44 के द्वारा, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसके द्वारा C-44 ये पूरा नाम है इसका, इसके द्वारा कलामसैट और माइक्रोसैट आर ये दो उपग्रह छोड़े गए थे। और ध्यान रखना पीएसएलवी भारत का अब तक का सबसे सफल प्रक्षेपण यान है, जिसने लगातार अगर देखा जाए तो 46 प्रक्षेपणों में सफलता प्राप्त की है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। वैश्विक सौर परिषद के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? वैश्विक सौर परिषद, इंटरनेशनल सोलर जो काउंसिल है, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी कुछ दिनों पहले आपको पता है कि सलमान अब्दुल बिन सऊद, एक मतलब सऊदी अरब के जो प्रिंस थे, वो भारत आए थे। भारत आए तो भारत आने के बाद में अगर आप देखते हैं तो उन्होंने सौर परिषद के साथ समझौता किया था। तो आपको पता है कि वो 73वां देश था सऊदी अरब जिसने इसके साथ समझौता किया है। बात ये की जा रही है और भारत के लिए या आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसका अध्यक्ष एक भारतीय को नियुक्त किया गया है और उस भारतीय का जो नामकरण है, मतलब कि जो भारतीय जो इस सोलर का इस सौर परिषद का अध्यक्ष बना है, उसका जो नाम है वो है प्रणव आर मेहता। वैश्विक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर काउंसिल, उसके जो वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं प्रणव आर मेहता को। उससे पहले अगर आपको पता हो तो सऊदी अरब से पहले था अर्जेंटीना, जिसके द्वारा 72वें सदस्य के तौर पे नाम दर्ज करवाया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के पद से हाल ही में त्याग पत्र दिया है? स्टीफन कॉन्टेस्टाइन, स्टीफन कॉन्टेस्टाइन, स्टीफन कॉन्टेस्टाइन के द्वारा अभी हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के तौर पे जो नियुक्त थे, उन्होंने हाल ही में त्याग पत्र दे दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये विदेशी लोगों के नाम और कुछ ऊटपटांग जो नाम होते हैं उल्टे पुल्टे, वो ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है जो और भी बेहतर प्रकार का है आपके लिए। देखिए, वह केंद्रीय राज्य मंत्री जिसे निरंजनी अखाड़े की 16वीं महामंडलेश्वर बनाने को पट्टाभिषेक किया गया है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूरा सुनिए। निरंजनी अखाड़ा किसी भी प्रकार के धार्मिक संस्थान, किसी भी प्रकार के धार्मिक संघ का अगर किसी मंत्री को उसका मंडलेश्वर या उसका आचार्य या उसका प्रधान अगर नियुक्त किया जाता है तो यह पहली बार हुआ है कि ऐसा किया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति, और जब आप कुंभ पढ़ रहे थे तब आपने देखा होगा कि कुंभ के उद्घाटन शाही स्नान में भी निरंजन ज्योति ने शाही स्नान किया था। उमा भारती, स्मृति ईरानी और निरंजन ज्योति, इन तीनों के द्वारा शाही स्नान किया गया था। ऐसे ही निरंजन ज्योति को निरंजनी अखाड़े नाम से ही, दोनों सिमिलर हैं, निरंजनी अखाड़ा, निरंजन ज्योति, केंद्रीय मंत्री जिन्हें इसका महामंडलेश्वर नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर निर्मित देश के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल, सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल, स्टील केबलें लगी हुई होगी, सस्पेंशन मतलब वाइब्रेट, वो आप अकॉर्डिंग वेट वो पूरा ऊपर नीचे हिल डुल सकता है। सस्पेंशन पुल का उद्घाटन जो है वहां के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा किया गया है। देखिए,
उस नदी का नाम, अरुणाचल प्रदेश है, नदी का नाम है सीथांग। सीथांग नदी के द्वारा, सीथांग नदी के ऊपर अभी हाल ही में सिंगल लेन वाला सस्पेंशन पुल जो कि स्टील से बना हुआ है, उसका उद्घाटन वहां के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा किया गया। देखिए, कम समय में आपने जो भी अभी जितनी भी जानकारी आपने प्राप्त की, वो आप लोगों के लिए इतनी जानकारी सफिशिएंट होती है, मुझे पता है। बाकी अगर लंबा लेक्चर दिया जाता है किसी टॉपिक पे तो आपको बड़ा बोरियत सा महसूस होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो के अंदर अपने सजेशन आप दें कि आप कौन से फॉर्मेट में आप चलना चाहते हैं, इसी फॉर्मेट में चलना चाहते हैं या इससे अगले फॉर्मेट में चलना चाहते हैं जो पहले से चल रहा था। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों से उम्मीद यही रहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को सहयोग दें। मैंने ये वीडियो कम टाइम का इसलिए बनाया है ताकि आप लोग एनालिसिस कर सकें कि हमारा आधे घंटे वाला टाइम पीरियड वो ज्यादा सफिशिएंट है या इस टाइम पीरियड के अंदर। क्योंकि अगर इस टाइम पीरियड में मैं आपसे 10 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं तो अगर यही फॉर्मेट चलता है तो मैं आपसे आधे घंटे में 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूं। तो आप मुझे इस वीडियो के अंदर, हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप लोगों की राय फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप इस पर राय दें कि यही फॉर्मेट ज्यादा सही है जो पहले से चल रहा था वो। तो धन्यवाद। आप लोगों के दिन, जो आपकी तैयारियां हैं वो बिल्कुल ऐसे ही चलती रहें ताबड़तोड़, और आप मेहनत करें, सफल हों, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और हमारी जो मेहनत है आप उसे भी निखारें। बहुत बहुत धन्यवाद।